हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर में एमसीक्यू जो आपका 2018-2019 में जो आपको पूछा था इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर के एमसीक्यूज, उसको हम लोग डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे 2018 के एमसीक्यूज से। उसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी मशीन इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस। आर्मेचर कोर जो हमारा होता है डीसी मशीन का, उसको हम लोग लेमिनेट करते हैं। लेमिनेट क्यों करते हैं? तो लेमिनेट इसलिए करते हैं ताकि हमारा क्या लॉसेस कम हो, हिस्टैरिसीस लॉसेस कम हो, एडी करंट लॉस कम हो, या दोनों लॉसेस हमारा कम हो, या सिर्फ कॉपर लॉस हो। तो ये जो हमारा क्या होता है, तो ये हमारा लेमिनेशन जनरली जो हम लोग करते हैं वो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, वहीं पर जो कोर का मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो किसके लिए हम लोग करते हैं, तो वो हिस्टैरिसीस लॉसेस के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी मशीन इज लेमिनेटेड। आर्मेचर कोर को हम लोग जो लेमिनेट करते हैं, लेमिनेशन से जहाँ पर भी क्वेश्चन लेमिनेटेड करके आया तो वहाँ पर हमारा एडी करंट लॉस ही हमारा होगा जनरली। फिर हमारा करता है द टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर। टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा डीसी शंट मोटर का क्या होता है, तो ये हमारा जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, एक हमारा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वहाँ पर भी जनरली हमको देखा जाता है तो वो ड्रॉपिंग लाइन स्ट्रेट लाइन हमारा होता है। वहाँ पर टॉर्क स्पीड होता है, यहाँ पर टॉर्क करंट है। तो टॉर्क करंट हमारा डीसी शंट मोटर का क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ऑप्शन, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। कहता है ईएमएफ इंड्यूस इन ईच कंडक्टर ऑफ ए डीसी मशीन। डीसी मशीन में जो हमारा हर एक कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमारा कैसा नेचर का होता है, अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, मतलब एसी नेचर का होता है, या डायरेक्ट ईएमएफ के रूप में होता है, या डायरेक्ट नेचर का होता है, या पल्सेटिंग नेचर का होता है, या डायरेक्ट और पल्सेटिंग दोनों नेचर का होता है। तो हमारा बात करें, हमारा ईएमएफ जो इंड्यूस होता है हर एक कंडक्टर में वो हमारा अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, एसी नेचर का होता है। चाहे वो हमारा डीसी मशीन हो, चाहे हमारा कोई भी मशीन हो, कोई भी मोटर हो, अगर वहाँ पर हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो वो हमारा अल्टरनेटिंग नेचर का ही होगा। तो ऑप्शन ए इसका जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कहता था फील्ड कॉइल ऑफ डीसी मशीन आर मेड ऑफ। फील्ड कॉइल हमारा क्या चीज़ का बना हुआ होता है, तो कार्बन का तो होता नहीं है, माइका का होता नहीं है, स्टील का होता नहीं है, तो किसका होता है, हमारा कॉपर का होता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। फील्ड कॉइल मतलब जो उस पर बाइंडिंग जो हम लोग करते हैं वो किसका होता है, कॉपर का होता है। द स्टार्टर ऑफ ए डीसी मशीन इज यूज टू लिमिट। स्टार्टर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, स्टार्टर जनरली जो हमारा होता है इसका उपयोग हम लोग करंट लिमिट करने के लिए करते हैं। अब करंट लिमिट करने के लिए करते हैं तो कौन सा करंट को लिमिट करने के लिए करते हैं, आर्मेचर करंट को लिमिट करने के लिए करते हैं, या फील्ड करंट को लिमिट करने के लिए करते हैं, या सप्लाई वोल्टेज को। सप्लाई वोल्टेज तो कोई होगा ही नहीं, ये दोनों में करंट में था, आर्मेचर करंट या फील्ड करंट। तो ये जो हमारा स्टार्टर होता है वो आर्मेचर करंट को लिमिट करने का लिए इसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए इसका जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, तो डीसी सीरीज मोटर का हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो हमारा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, वेरी हाई होता है। तो ऑप्शन सी इसका जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कहता है लैप बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, कौन से करंट और कौन से वोल्टेज के लिए, लो करंट हाई वोल्टेज, या हाई वोल्टेज लो करंट के लिए करते हैं, या लो करंट लो वोल्टेज के लिए करते हैं, या हाई करंट हाई वोल्टेज के लिए करते हैं। तो जहाँ पर भी बात आ जाता है लैप बाइंडिंग का, तो लैप बाइंडिंग जो हमारा होता है वो हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए होता है। एक तरह से ये कैसा ट्रांसफार्मर होता है, इसमें जो यूज होता है ट्रांसफार्मर वो कैसा होता है, तो वो हमारा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन में क्या होता है, हमारा वोल्टेज कम होता है और करंट हमारा ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, लैप बाइंडिंग के केस में हमारा जो होगा वो करंट का वैल्यू जो होगा वो हाई होगा और हमारा वोल्टेज का वैल्यू जो होगा वो लो होगा। वहीं पर अगर हम लोग वेव बाइंडिंग की बात करेंगे तो वेव बाइंडिंग में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, हमारा करंट का वैल्यू जो हो जाएगा वो लो हो जाएगा और वोल्टेज का वैल्यू जो हमारा हो जाएगा वो हाई हो जाएगा, मतलब स्टेप अप हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये सब रिपीट करता है, यही सब जो यहाँ पर आपको एमसीक्यूज करवा देंगे। मशीन में एमसीक्यूज बाहर से आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। 4 साल का आपको एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। एक हमारा ये हो गया 18-19, एक और हम लोग लेंगे 21 का, और आपका 19 का 21 या 20 का होगा शायद, 20 का जो क्वेश्चन हमारे पास है उस क्वेश्चन को हम करवा दे रहे हैं। 20 का है, और एक हमारा जो 22 का क्वेश्चन था वो ऑलरेडी आपको डिस्कस करवा दिए थे। साथ ही साथ इसका रिवीजन क्लास हम आपको करवाए हुए मशीन एंड ट्रांसफार्मर का, तो जाकर एक बार आप देख लीजिएगा। 2 सेशन होगा उसमें, दो सेशन लिए हैं जिसमें कि हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कशन किए हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में ये बेनिफिट है कि टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन, मतलब टोटल जो मेन टॉपिक था वो क्वेश्चन में इंक्लूड था, तो उस टॉपिक को हम लोग पूरा इलुबरेट करके बहुत ही लंबा चौड़ा हम अच्छा से आपको समझाएं हैं। तो अगर वो 2 सेशन को जो देख लिए होंगे उनको एग्जाम में दिक्कत ना तो सब्जेक्टिव में होगा ना ही ऑब्जेक्टिव में होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो कहता है कि इफ़ द फ्लक्स ऑफ ए डीसी मोटर डिक्रीज। अगर हम लोग डीसी मोटर की फ्लक्स की बात करें, अगर वो डीसी मोटर का फ्लक्स हमारा डिक्रीज करता है तो स्पीड मोटर का क्या होता है, तो मोटर का जो स्पीड होता है ओवरऑल हमारा इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका वो राइट आंसर होगा।
ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ ट्रांसफार्मर कोर हमारा क्या चीज़ का बना हुआ होता है? तो ट्रांसफार्मर कोर जो हमारा होता है यहाँ पर लिखा हुआ स्टील का बना हुआ होता है, ब्रास का बना हुआ होता है, जिंक का बना होता है या सिलिकॉन और स्टील का बना होता है। तो ओवरऑल हमारा जो होता है वो कोर हमारा किसका बना हुआ रहता है? तो कोर हमारा सिलिकॉन और स्टील का होता है। ट्रांसफार्मर डज नॉट ट्रांसफॉर्म ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है? तो ट्रांसफार्मर जो है वो पावर को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, इसको वो ट्रांसमिट करता है। क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। ट्रांसफॉर्म जो वो करता है वो हमारा वोल्टेज और करंट को ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसमिट मतलब होता है एक जगह दूसरी जगह ले जाना, तो वो ले जाने का काम, पावर हमारा सेम होता है। आपको पता होगा ट्रांसफार्मर हमारा कांस्टेंट पावर डिवाइस होता है, तो इसीलिए ट्रांसफार्मर हमारा जो है वो इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करता है, इसको वो चेंज नहीं करता है। चेंज वो क्या करता है? तो वोल्टेज और करंट को चेंज करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो हमारा कहता है ट्रांसफार्मर एक्शन रिक्वायर्स ट्रांसफार्मर एक्शन में हमारा क्या होता है? कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स होता है या अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है या अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ये हमारा क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक्शन में अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो ऑप्शन सी इसका जो होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कहता है लीकेज फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन ट्रांसफार्मर में जो हमारा लीकेज फ्लक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है? अप्लाइड वोल्टेज पर, फ्रीक्वेंसी पर, लोड करंट पर या म्यूचुअल फ्लक्स पर? तो वो जो हमारा डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है? तो वो हमारा लोड करंट पर ओवरऑल हमारा डिपेंड करता है। तो ऑप्शन 12 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। जीआरजीओ लेमिनेशन जो हमारा ट्रांसफार्मर में यूज होता है वो किसके लिए होता है? किसको मिनिमाइज करने के लिए होता है? तो ये हमारा एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों को मिनिमाइज करने के लिए इसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन सी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कहता है बिल्डिंग ट्रांसफार्मर इज अ बिल्डिंग ट्रांसफार्मर हमारा कैसा ट्रांसफार्मर होता है? तो बिल्डिंग ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है या स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है या दोनों होता है? तो ये जो हमारा होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तभी तो हमारा करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा और वोल्टेज का वैल्यू हमारा कम होगा। तो ये हमारा लैब बाइंडिंग हम लोग क्या देखे थे कि हमारा जो है वो वोल्टेज का वैल्यू कम था और करंट का वैल्यू ज़्यादा था, तो इसलिए लैब बाइंडिंग का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? वेल्डिंग में करते हैं। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमारा ट्रांसफार्मर का क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन में हमारा ये इलिमिनेट हो सकता है ये डी, लेकिन इसका जो रियल आंसर होता है शायद ऑप्शन में अगर कुछ मिस्टेक होगा तो हम ये नहीं इसको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमारा होता है E2 अपॉन में E1 इक्वल्स टू V2 अपॉन में V1 इक्वल्स टू N2 अपॉन में N1 इक्वल्स टू I1 अपॉन में I2। ये होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। लेकिन यहाँ पर देखिए E2/E1 है, V2/V1 है, N2/N1 है, लेकिन ये जो हमारा I2/I1 वो ये इसमें उल्टा दिया हुआ है। यहाँ पर क्या होता है? I1/I2 होता है, सिर्फ करंट का ही चेंज होता है, बाकी सारा कुछ सेम होता है। तो इसलिए हमको जो एलिमिनेट करना रहेगा इसमें ऑप्शन के अनुसार हम इसको डी करेंगे। ठीक है। ए 3 फेज ट्रांसफार्मर ओवर अ बैंक ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर ऑफ ए इक्वल रेटिंग हैज एडवांटेज। ये इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको करवाए भी हैं कि दोनों का सिमिलरिटी मतलब दोनों का एडवांटेज क्या है और दोनों में डिसएडवांटेज क्या है। तो 3 फेज का एक सिंगल यूनिट ट्रांसफार्मर है, वहीं पर 3 सिंगल फेज यूनिट का हम लोग ट्रांसफार्मर का उपयोग करें तो उसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज तो ये होता है कि अगर हम लोग सिंगल यूनिट ऑफ ट्रांसफार्मर का उपयोग कर रहे हैं सेम रेटिंग को बनाने के लिए, तो वहाँ पर हमारा कॉस्ट जो होगा वो क्या होगा? हाई होगा। जबकि हम लोग एक ही ट्रांसफार्मर को बनाकर उसमें तीनों फेज को डाल देंगे तो कॉस्ट हमारा कम होगा। दूसरा बात, ये 3 ट्रांसफार्मर है तो उसका अलग अलग हमारा जो होगा वो टैंक होगा या अलग अलग उसका अलग अलग हम 3 फेज का ट्रांसफार्मर लेंगे, जिसके कारण क्या होगा? उसका वजन हमारा बढ़ जाएगा। जबकि 3 फेज का अगर एक सिंगल यूनिट रहेगा तो उससे वजन हमारा कम हो जाएगा। ऑक्यूपाइज लेस स्पेस 3 फेज क्या है? एक छोटा सा ट्रांसफार्मर के अंदर ही हमारा पूरा ओवरऑल आ जाएगा। वहाँ पर अगर हम 3 फेज का सिंगल ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो जगह भी ज़्यादा लेगा। तो इसलिए ये सब के सब हमारा एडवांटेज है 3 फेज सिंगल यूनिट ट्रांसफार्मर का। तो लो कॉस्ट होता है, लेस वेट होता है और ऑक्यूपाइज लेस स्पेस होता है, तीनों हमारा होगा। तो ऑप्शन डी इसका होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कहता है इन पॉलीफेज ट्रांसफार्मर 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन डन बाई 3 फेज से 2 फेज का कन्वर्जन हम लोग किससे करते हैं? तो वो हम लोग करते हैं स्कॉट कनेक्शन से। ऑप्शन ए इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। सब ऑलरेडी आपको क्लास में कराया हुआ है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इन ट्रांसफार्मर इज बेस्ट सूटेड फॉर 3 फेज 4 वायर। 3 फेज 4 वायर के लिए कौन सा हमारा जो है स्ट्रक्चर या कौन सा हमारा जो कनेक्शन है वो बेस्ट माना जाता है? तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या? 3 फेज 4 वायर। 3 फेज 4 वायर के केस में हम लोग जो उपयोग करते हैं वो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन हम लोग उपयोग करते हैं कनेक्शन। तो ऑप्शन डी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 का, तो कहता है द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का फंक्शन क्या होता है? तो ये मॉइस्चर को ट्रांसफार्मर टैंक में आने नहीं देता है, मतलब वाइल्ड से मॉइस्चर को मिक्सअप नहीं होने देता है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है कि टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू कूलिंग कॉयल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, टू प्रोवाइड कूलिंग एयर को प्रोवाइड करता है, या टू अरेस्ट फ्लो ऑफ मॉइस्चर व्हेन द आउटसाइड एयर इंटर इनटू द ट्रांसफार्मर। तो यही तो करता है, ये अरेस्ट करता है, उसको रोकता है। जो हमारा मॉइस्चर
हमारा एयर के साथ अंदर आ सकता है ट्रांसफार्मर में, उसको ये रोकने का काम करता है, उस मॉइस्चर को आने नहीं देता है। तो ऑप्शन सी इसका जगह राइट आंसर होगा। फिर हमारा कर रहा था टू फिल्टर दी ट्रांसफार्मर का फिल्टर करने का कोई इसका लेना देना नहीं है। वाइल में हमारा कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, इसीलिए इसको प्रिवेंशन देता है, प्रोटेक्शन देता है। कहता है द इफिशियंसी ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर फॉर द सेम आउटपुट कंपेयर टू अ टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज। इफिशियंसी जो हमारा है ऑटो ट्रांसफार्मर का फॉर द सेम आउटपुट के लिए कंपेयर टू अ टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये हमारा क्या होता है। तो हमारे आपको खुद भी पहले से भी आप लोग जानते हैं कि हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी जो होता है वो जनरली क्या होता है, किसी भी ट्रांसफार्मर के कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो ये हमारा 2018 का यहाँ पर 20 का 20 क्वेश्चन आपको हम डिस्कस कर दिए। और हम लोग चलते हैं 2019 में, 2019 का ऑब्जेक्टिव को हम लोग चलते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि इन अ डीसी मशीन वेब बाइंडिंग इज इम्प्लॉयड फॉर। वेब बाइंडिंग का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो अभी आपको बताए थे वेब बाइंडिंग का हम लोग उपयोग करते हैं किस में, लो करंट और हाई वोल्टेज स्टेप अप टाइप ट्रांसफार्मर में। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए दोनों टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा हुआ, क्वेश्चन यही रिपीट करेगा, ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। कहता है द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ फॉर 6 पोल डुप्लेक्स लैब बाइंडिंग। देखिए 6 पोल डुप्लेक्स लैब बाइंडिंग का है। तो लैब बाइंडिंग के केस में हम लोग क्या पढ़े थे, लैब बाइंडिंग के केस में हम लोग पढ़े थे पैरेलल पाथ जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल होता है। यहाँ पर बाइंडिंग कैसा है, डुप्लेक्स है। डुप्लेक्स मतलब होता है 2, तो जितना नंबर ऑफ पोल होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ पोल कितना है, 6, 6 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा, 12। ऑप्शन सी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीसी मशीन। कहता है इसमें से कौन सा हमारा डीसी मशीन का पार्ट नहीं है। डीसी मशीन में हमारा फील्ड बाइंडिंग होता है, आप नाम सुने हैं। आर्मेचर बाइंडिंग होता है, आर्मेचर होता है, हम लोग नाम सुने हैं। कम्यूटेटर का नाम सुने हैं। डैम्पर बाइंडिंग का आप लोग नाम नहीं सुने होंगे। ये जो नाम है वो अगला सेमेस्टर में आप सुनिएगा, एसी मशीन में डैम्पर बाइंडिंग हमारा उपयोग होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो क्या होगा, हमारा इसका पार्ट नहीं है डीसी मशीन का, ये हमारा एसी मशीन का पार्ट है। कहता है ना डीसी मशीन द स्पार्किंग एट द ब्रशेस इज ड्यू टू। डीसी मशीन में हमारा जो स्पार्किंग होता है ब्रश के पास वो किसके कारण होता है, तो वो हमारा जो होता है वो रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसलिए डायरेक्टली हम लोग इसका आंसर को याद रखेंगे, क्या होता है, रिएक्टेंस वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो कहता है इन डीसी सीरीज मोटर द टॉर्क डेवलप्ड बिफोर मैग्नेटिक सेचुरेशन। मैग्नेटिक सेचुरेशन से पहले डीसी सीरीज मोटर में जो टॉर्क डेवलप करता है वो कैसा होता है, तो वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, आर्मेचर करंट के स्क्वायर का। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 का डी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कहता है कि द स्पीड ऑफ ए 4 पोल डीसी मोटर, डीसी सीरीज मोटर एट नो लोड विल बी। देखिए 4 पोल का रहे या 8 पोल का रहे या कोई भी पोल का रहे मोटर, हमारा डीसी सीरीज मोटर जैसे ही कर दिया और कह दिया कि इसको हम लोग नो लोड पर ऑपरेट करा रहे हैं, मतलब इसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, एक्सट्रीमली हाई होगा, मतलब बहुत ही खतरनाक स्पीड होगा। इसी वजह से हम लोग डीसी सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड कंडीशन में ऑपरेट नहीं कराते हैं, जब भी करवाते हैं तो लोडेड कंडीशन में ऑपरेट कराते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका, इमर्सली हाई, मतलब बहुत इनॉर्मली हाई, बहुत ही ज़्यादा होता है इसका, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये जो 4 पोल 4 पोल 8 पोल 6 पोल जो देगा ये हमारा जो है वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब ये आपको सिर्फ बरगलाने के लिए दिया गया है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि डीसी सीरीज मोटर जो है वो नो लोड और मतलब नो लोड कंडीशन में अगर इसको हम ऑपरेट करवाते हैं तो इसका हाइट स्पीड जो होगा वो बहुत ही हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कहता है द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो क्या होता है, ड्रॉपिंग स्ट्रेट लाइन होता है। ऑप्शन सी, पीछे भी आपको बताए थे ये बात को। कहता है 3 पॉइंट स्टार्टर इज कंसीडर्ड सुटेबल फॉर विच डीसी मशीन। 3 पॉइंट स्टार्टर जो हमारा होता है वो किसके लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो 3 पॉइंट स्टार्टर जो हमारा है वो हमारे लिए शंट मोटर और हमारा कंपाउंड मोटर जो होता है इसके लिए ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो हमारा होता है ट्रांसफार्मर का वो किस पर डिपेंड करता है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करते हैं तो वो हमारा डिपेंड करता है लीकेज फ्लक्स पर। किस पर डिपेंड करता है, लीकेज फ्लक्स पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कहता है ट्रांसफार्मर इज सप्लाइंग प्योरली रेजिस्टिव लोड। ट्रांसफार्मर अगर हमारा प्योरली रेजिस्टिव लोड को सप्लाई करता है, द पावर फैक्टर ऑफ द प्राइमरी साइड विल बी। प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर क्या होगा, मतलब प्योरली रेजिस्टिव लोड कर रहा है, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर लोड हमारा है। यूनिटी पावर फैक्टर लोड पर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में जो हमारा पावर फैक्टर उसका होता है वो क्या होता है, तो ये हमारा जो होता है प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर वो कर रहा है अबाउट 0.95 लैगिंग होता है, अबाउट 0.95 लीडिंग होता है, यूनिटी होता है या जीरो होता है। तो ये जो हमारा होता है वो अबाउट 0.95 लैगिंग होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये क्या होता है, अबाउट 0.95 लैगिंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर गिव। ओपन सर्किट टेस्ट में हमारा ट्रांसफार्मर क्या मिलता है, ये आपको जब टेस्ट पढ़ाए थे शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट,
तो वहाँ पर आप लोग को बताए थे कि ओपन सर्किट टेस्ट जो हम ट्रांसफार्मर पर कंडक्ट करते हैं तो इससे हमको क्या मिलता है, या तो हमको कोर लॉस मिलेगा नहीं तो कॉपर लॉस, ये दोनों चीज़ में मिलेगा। वो डिपेंड करेगा हमारा टेस्ट पर। अगर टेस्ट हमारा ओपन सर्किट का होगा तब इस केस में जो हमको मिलता है वो हमारा क्या मिलता है, तो इस केस में हमारा कोर लॉस मिलता है। क्या मिलता है, इस केस में हमको मिलता है कोर लॉस। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में तो वहाँ पर हमको क्या मिलता है, कॉपर लॉस मिलता है। तो याद रखिएगा, ओपन सर्किट टेस्ट हमारा कहेगा तो क्या मिलेगा, हमारा कोर लॉस मिलेगा। शॉर्ट सर्किट कहेगा तो हमारा कॉपर लॉस मिलता है। ठीक है, कहता है द ऑल डे इफिशियंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विल बी हाई विथ लो। कहता है कि हमारा ऑल डे इफिशियंसी, हमारा जो डीसी ट्रांसफार्मर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसका हाई कब होगा, किस रीजन में हमारा जो है वो ऑल डे इफिशियंसी हाई होगा। तो ऑल डे इफिशियंसी मतलब क्या, ओवरऑल इफिशियंसी। तो इफिशियंसी हाई कब होगा, जब हमारा लॉसेस कम होगा। तो भाई कह रहा है कि लॉसेस हमारा कब होगा, जब कॉपर और आयरन लॉस हमारा कम होगा, तब उस केस में हमारा ऑल डे इफिशियंसी जो होगा ट्रांसफार्मर का वो हमारा क्या होगा, हाई होगा। तो ऑप्शन डी इसका होगा राइट। कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस दोनों हमारा होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। लॉसेस ओवरऑल हमारा कम होना चाहिए। कहता है एडी करंट लॉस इन ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस व्हेन। कहता है एडी करंट लॉस जो हमारा होता है ट्रांसफार्मर में वो रिड्यूस कब होगा, मतलब कब रिड्यूस होता है। तो इसलिए आपको बताया था एडी करंट लॉस को हम लोग को कम करने के लिए क्या करते हैं, लेमिनेशन को देते हैं। और लेमिनेशन भी कैसा, तो थीन लेमिनेशन देते हैं। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा वो राइट आंसर। एडी करंट लॉस इन ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस। एडी करंट लॉस जो हमारा होता है ट्रांसफार्मर में उसको रिड्यूस कर सकते हैं कब, जब हम लोग लेमिनेशन को पतला उस पर देंगे, तब थीन लेमिनेशन लगाएंगे। तो और 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कहता है ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट कोर लॉस इज नेग्लिजिबल बिकॉज। कहता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमारा कोर लॉस जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग देखे भी थे कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग जो हाई वोल्टेज साइड था उसमें हम लोग फुल वोल्टेज को अप्लाई नहीं किए थे, बहुत ही लिटिल, बहुत ही कम वोल्टेज को हम लोग अप्लाई किए थे, जिसके कारण कि वहाँ पर हमारा म्यूचुअल फ्लक्स जो होता था वो भी हमारा छोटा होता था। जब म्यूचुअल फ्लक्स ही हमारा कम होगा तो वहाँ पर हमारा जो है वो कोर लॉस बहुत ही कम हो पाएगा, तो इसलिए उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस हाई वोल्टेज साइड इज वेरी स्मॉल एंड हेंस अ स्मॉल म्यूचुअल फ्लक्स। इसके कारण हमारा वहाँ पर क्या होगा, एक छोटा सा म्यूचुअल फ्लक्स हमको दिखता है जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो 14 का हमारा आंसर जो था वो क्या था, ए, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है इन ऑटो ट्रांसफार्मर द पावर इज ट्रांसफॉर्म टू लोड सर्किट। कहता है ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर जो हमारा ट्रांसफॉर्म होता है लोड सर्किट से वो कैसे होता है। तो आपको बताए भी थे ऑटो ट्रांसफार्मर की जहाँ पर भी बात आएगा तो वहाँ पर हमारा कंडक्शन जो भी होता है, हमारा जो वहाँ पर हमारा पावर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमारा किस कैसे होता है, तो वो हमारा कंडक्शन और इंडक्शन दोनों प्रोसेस से होता है। तो ऑप्शन सी इसका होगा वो राइट, बोथ हमारा कंडक्शन एंड इंडक्शन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं किसका, क्वेश्चन नंबर हमारा बात हो रहा है 16 का। 16 में कहता है द आयरन कोर इन ए ट्रांसफार्मर प्रोवाइड। आयरन कोर का जो हम लोग उपयोग करते हैं ट्रांसफार्मर में वो क्या काम करता है मेनली, तो वो हमारा एक लो रिलक्टेंस पाथ को प्रोवाइड करता है मेन फ्लक्स के लिए। क्या करता है, तो वो हमारा लो रिलक्टेंस पाथ को प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारा जो मेन फ्लक्स है वो सही तरीके से फ्लो कर सके। उसमें हमारा लो रिलक्टेंस मतलब क्या, बहुत ही कम बाधा हमारा होगा। रिलक्टेंस जैसे हमारा इलेक्ट्रिक करंट में रेजिस्टेंस होता है, बाधा देता है करंट के मूवमेंट को, उसी तरीके से हमारा मैग्नेटिक सर्किट में हमारा फ्लक्स को पास करने के लिए, फ्लक्स में जो पास करता है फ्लक्स उसको रोकने के लिए हमारा क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। तो अगर रिलक्टेंस हमारा कम से कम होगा तो हमारा मेन फ्लक्स जो है वो ज़्यादा हमारा जो है वो उसको पाथ प्रोवाइड होगा और वो ज़्यादा जो है वो मूव कर पाएगा, फ्लो कर पाएगा। तो ऑप्शन ए इसका होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो एक हमारा ये जो है वो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको देखिए हम लोग देखते हैं, बहुत ही साधारण है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तभी इसको आप बना पाइएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज हिस्टेरिसिस लॉस ऑफ 200 वाट। हिस्टेरिसिस लॉस का वैल्यू हमारा क्या दिया है, हिस्टेरिसिस लॉस का वैल्यू हमारा दिया है 200 वाट और एडी करंट लॉस का वैल्यू हमारा दिया है 100 वाट। अब कह रहा है हमारा जो कोर लॉस 60 हर्ट्ज पर क्या होगा, 60 हर्ट्ज पर हमारा कोर लॉस क्या होगा। कोर ही लॉस तो ये है, हिस्टेरिसिस लॉस हमारा जो हमारा ये है, एडी करंट लॉस ये हमारा कैसा लॉस है, कोर लॉस है। तो ये हमारा 50 हर्ट्ज पर इतना है, तो कह रहा है 60 हर्ट्ज पर क्या होगा। अब कोर लॉस जब आप लोग वहाँ पर लॉसेस पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर आपको बताए थे WH एक होता था हमारा हिस्टेरिसिस लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये जो हमारा होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा किसका होता था, तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था KH इंटू में F, ये होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता था। और एक हमारा क्या होता था, तो एक हमारा होता था ED करंट, हमारा जो WE होता है, हमारा ED करंट का जो हमारा ओवरऑल पावर होता है वो हमारा क्या होता है। तो ED करंट लॉस का हमारा जो वैल्यू होता है पावर का वो हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारा होता है डायरेक्टली WE क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इंटू में F के स्क्वायर, यही ना होता था फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। मतलब हमारा हिस्टेरिसिस लॉसेस जो होता था, हिस्टेरिसिस लॉस हमारा जो दिखाते थे वो हमको इसको दिखाते थे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था फ्रीक्वेंसी का, और हमारा एडी करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर का। अब यहाँ पर यही काम को हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग WH का जो 60 हर्ट्ज पर नया फ्रीक्वेंसी पर जो वैल्यू है उसको निकालते हैं। तो WH
यहाँ पर हमारा जो होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू एच इजकल टू हमारा यहाँ पर देखिए वाटफुल का ये हमारा वैल्यू कितना दिया हुआ है के एच का, तो के एच का वैल्यू हमारा पहले वाला कितना है 200 वाट, यहाँ पर लिखेंगे 200 वाट, ठीक है। अब हमारा न्यू फ्रीक्वेंसी क्या है, तो न्यू फ्रीक्वेंसी हमारा है 60 हर्ट्ज और हमारा ओल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज। तो इसको इस तरीके से रहने देते हैं। यहाँ पर जब इसको आप कट करिएगा तो इसका वैल्यू हमारा कितना आएगा, तो इसको आप जब कट करिएगा तो इसका वैल्यू हमारा आएगा 240 वाट, क्या आएगा 240 वाट। और हम लोग बात कर लेते हैं किसका, तो हम लोग कर लेते हैं एडी करंट लॉस का पावर का। तो यहाँ पर हमारा जो इसका वैल्यू होता है डब्ल्यू इजकल टू हमारा क्या होगा, तो के ई का वैल्यू देखिए क्या है, तो हमारा एडी करंट लॉस का वैल्यू हमारा कितना है 100 वाट है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 और इंटू पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमारा ओवरऑल क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी हमारा हो जाएगा 60, पहले वाला मतलब नया फ्रीक्वेंसी और पुराना फ्रीक्वेंसी क्या होगा 50, इसका स्क्वायर हमारा हो जाएगा सिंपली, ठीक है। जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर से इसका वैल्यू जो हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू हमारा जो आता है वो कितना आता है, तो इसका वैल्यू हमारा आता है 144 वाट। इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा सेम वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर इसको ऐड करिए, टोटल जो हमारा जो टोटल कोर लॉस होगा वो कोर लॉस में क्या आएगा, हिस्टेसिस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों आएगा। तो हिस्टेसिस लॉस का वैल्यू हमारा कितना है 240 वाट और हमारा एडी करंट लॉस का वैल्यू कितना है, एडी करंट लॉस का वैल्यू हमारा 144 वाट। तो इसको जब आप ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा 4 और 4 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, ठीक है, और 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो 384 वाट इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का दिया है, लेकिन अगर चाहे तो इस क्वेश्चन को आपको 4 मार्क्स में भी दे सकता था, या 4 मार्क्स में तो जनरली दे ही सकता था इस क्वेश्चन को अगर आप सही से बनाते हैं तो इसी तरीके से आपको अगर 4 मार्क्स में देगा तो इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। समझ गए होंगे, न्यूमेरिकल कुछ नहीं है। हमारा हिस्टेसिस लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है और एडी करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर के एच जो था वो पहले वाला वैल्यू था हिस्टेसिस लॉस का और के ई जो हमारा था वो पहले वाला हमारा लॉस था एडी करंट लॉस का। ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ये वैल्यू था, लेकिन 60 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पर वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर वैल्यू जो है इसमें न्यू फ्रीक्वेंसी अपन में ओल्ड फ्रीक्वेंसी, फिर यहाँ पर देखिए न्यू फ्रीक्वेंसी अपन में ओल्ड फ्रीक्वेंसी कर देंगे। यहाँ से हम करेंगे कैलकुलेट तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का, तो कहता है इन आइडियल ट्रांसफार्मर बाइंडिंग शुड हैव। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में बाइंडिंग में क्या होना चाहिए, तो जैसे ही बात कर दिया आइडियल ट्रांसफार्मर तो किसी भी तरीके का इसमें जो है वो रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। दोनों साइड प्राइमरी साइड हो या सेकेंडरी साइड किसी भी तरीके का कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तभी तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर बन पाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं होगा तो वहाँ पर लॉसेस भी हमको बहुत ही क्या दिखेगा ही नहीं लॉसेस। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नो ओमिक रेजिस्टेंस ऑन आइदर साइड, दोनों साइड में हमारा कहीं पर भी जो है वो ओमिक रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर विल गिव हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज। कहता है इसमें से कौन सा हमारा जो कनेक्शन है ट्रांसफार्मर का जो कि हमको हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज दे सकता है। जो हमको हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज देता है वो हमारा प्राइमरी में डेल्टा होना चाहिए और सेकेंडरी में हमारा क्या होना चाहिए स्टार। तो ऑप्शन बी इसका जगह वो राइट आंसर होगा, डेल्टा और स्टार, प्राइमरी डेल्टा और सेकेंडरी स्टार, मतलब डेल्टा और स्टार के फॉर्मेट में अगर रहेगा तब ये इस केस में हमारा जो है वो सेकेंडरी वोल्टेज जो हमको मिलेगा वो हाईएस्ट मिलेगा, ठीक है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, कहता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर यूज्ड ऑन एसी सर्किट फॉर एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग करते हैं एसी सर्किट में एक्सटेंड करने के लिए। किसका रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग करते हैं, तो हम लोग उपयोग इसका करते हैं अमीटर में, वोल्ट मीटर में या वाट मीटर में, किस में हम लोग इसका उपयोग करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हमारा दोनों होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है और हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दोनों होता है। तो सभी कोई भी मीटर होता है जनरली मीटर उसको उसके रेंज को बढ़ाने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो वो अमीटर हो, वोल्ट मीटर हो या वाट मीटर हो, सभी में इसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन डी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो ये हमारा 2018 और 2019 का 20-20 क्वेश्चन ओवरऑल 40 क्वेश्चन को आपको डिस्कस कर दिए। शायद एक आध दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि आपको नहीं आता होगा, बाद बाकी क्वेश्चन आपको सारे को आता होगा अगर आप अच्छे से पढ़े हुए होंगे तो अच्छे से इन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बार अच्छे से देख लेना है, 1-2 बार रिपीट करके देख लेना है। एग्जाम से पहले 2-3 बार देख लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मशीन का ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मशीन का ऑब्जेक्टिव में आप एटलीस्ट मानिए कि 16 से 17 ऑब्जेक्टिव आपको प्रीवियस ईयर का ही मिलेगा। और यहाँ पर आपको हम 4 साल का ऑब्जेक्टिव करवा दे रहे हैं, 18, 19, 20 और 22 ये हम लोग करवा दे रहे हैं। 22 का ऑलरेडी अपलोडेड है, 18 का 19 का भी अपलोड हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो 20 का ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक अच्छे से वीडियो को देखते रहिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के ग्रुप में या कॉलेज के ग्रुप में, जहाँ भी हो सके, जितना आप संभव हो सके वहाँ पर आप इसको शेयर करिए। वीडियो को लाइक करिए और अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए